एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएड और डीएलएड के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो ये बहुत बार पूछ लेता है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताइए। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, शेल्डन एवं क्रेशमर का वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण या स्प्रेंगर का वर्गीकरण या फिर आधुनिक वर्गीकरण। इस तरीके से वो नाम से लेकर पूछ लेता है कि सिर्फ हिप्पोक्रेटस का बताइए या फिर शेल्डन और क्रेशमर का भी पूछ लेता है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व क्या है। तो इसके लिए अगर व्यक्तित्व का आपको ये देखना है कि उसका सही संपत्ति क्या है या उसकी परिभाषाएं क्या हैं या व्यक्तित्व के कारक क्या हैं, तो इसके लिए आप हमारे व्यक्तित्व का जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर आप ये भी देखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, उस वीडियो में मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे कैसे समझाया है। व्यक्तित्व का सही संपत्ति बताया है, उसमें व्यक्तित्व की परिभाषाएं भी हैं, और अगर बात करें तो व्यक्तित्व क्या है ये है, और पूरी व्यक्तित्व का हमने पूरा इसको डिफाइन किया है बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन भी। तो आप सबसे पहले आप ये वाला पार्ट देखिए, उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, हम ये देख लेते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण पहला देखिए, संवेगात्मक आधार पर। संवेगात्मक आधार पर एक वर्गीकरण को बांटा गया है जिसे हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण भी कहा जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। दूसरा है मानसिक संरचना के आधार पर, तीसरा है मूल्यों के आधार पर, चौथा है आधुनिक प्रकार और पांचवा है शरीर की रचना के आधार पर। तो देखिए, ये पांचों प्रकार है, इनका एक और नाम है जो हम आगे सबका याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवेगात्मक आधार पर। तो संवेगात्मक आधार पर देखिए, संवेगात्मक आधार पर जो वर्गीकरण है इसे हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण भी नाम कहा जाता है। तो कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि संवेगात्मक आधार पर बताइए, और कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण बताइए। देखिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से ये वाली वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। और अगर आप बीएड वाले हैं तब भी आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि देखिए बीएड में तो पूरा ही एक्सप्लेन करने के लिए आता है और यूपी टेट में इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए, अगर आप बीएड वाले हैं तो एक बार को आप हिप्पोक्रेटस ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ उसे बच्चे को नॉलेज है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। संवेगात्मक आधार पर हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है उन्होंने। तो पहला है उनका कफ प्रवृत्ति वाले, एक जिनकी प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति वाली हो या फिर उन्हें कहे निष्क्रियवादी, मतलब जो एक्टिव ना हो ज़्यादा। एक उन्होंने उसे कहा है ऐसी पर्सनैलिटी को जो ज़्यादा एक्टिव ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, कफ प्रवृत्ति वाले। दूसरा है काले पित्त वाले, काले पित्त वाले जो उदासीन होंगे। नंबर 4 है पीले पित्त वाले। पीले पित्त वाले का एग्जाम्पल क्या है, जो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सेल रहते हैं। अधिक रुधिर वाले, जैसे जो खुशमिजाज होते हैं और आशावादी होते हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार के पर्सनैलिटी बताई है हमें। नंबर 1 कफ पित्त वाले, दूसरे काली पित्त वाले, तीसरा पीले पित्त वाले और चौथा अधिक रुधिर वाले। तो हमारा हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, आगे है शरीर रचना के आधार पर शेल्डन और क्रेशमर का वर्गीकरण। देखिए, शेल्डन और क्रेशमर इतनी बार पूछा जा चुका है। अगर आप बात करें यूपी टेट या सी टेट की, तो अभी हम अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जो यूपी टेट 2022 हुआ है उसमें ये पूछा था कि एंडोमॉर्फिक का वर्गीकरण किसने किया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने या तो एंडोमॉर्फ पूछा था या फिर एस्थेटिक पूछा था, इनमें से एक का इंग्लिश वर्ड नेम पूछा था। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि सबके इंग्लिश नेम क्या है और सबके हिंदी नेम क्या है। तो देखिए, शेल्डन का अनुसार अगर वर्गीकरण करें हम, तो शेल्डन ने 3 प्रकार के पर्सनैलिटी बताई थी। नंबर 1 गोलाकार अर्थात एंडोमॉर्फिक, दूसरा आयताकार अर्थात मीजोमॉर्फिक, तीसरा लंबाकार अर्थात एक्टोमॉर्फिक। इसी को ही क्रेशमर ने क्या कहा, गोलाकार को क्रेशमर ने कहा पिकनिक या फिर गोलकाय, आयताकार को क्रेशमर ने क्या कहा, एथलेटिक या फिर सुडोलकाय, लंबाकार को क्रेशमर ने क्या कहा, एस्थेटिक या लंबकाय। तो मतलब ये यही तीन नाम क्रेशमर ने बताए और इन 3 को अलग नाम से शेल्डन ने ये बताए। अब इनकी विशेषताएं क्या होंगी, देखिए विशेषताओं की बात करूं अगर मैं, तो अगर मैं गोलाकार और एंडोमॉर्फिक और पिकनिक और गोलकाय इन सब की बात करूं तो इनकी हो गई ये सब ऊपर वाली, अर्थात ये छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और आलसी होते हैं। छोटे मोटे आलसी किसकी हो गई, पिकनिक की और गोलाकार की। अब दूसरा देखें अगर, तो आयताकार की बात करूं, एथलेटिक की बात करूं,
तो उनकी डेफिनेशन हो गई, उनकी विशेषताएं हो गई, ये मजबूत शरीर वाले होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। और अगर लंबाकार या फिर एक्टोमॉर्फिक और क्रिश्मर के अकॉर्डिंग एस्थेटिक और लंबाकार की बात करूँ तो ये लंबे, पतले और दुर्बल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे थंबनेल पर देखिए मैंने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है, ये पतला, लंबा और मोटा, ये सब इन्हीं पर्सनैलिटी को यहाँ पर मैंने दिखाया था कि जो एक जो होते हैं जो मोटे होते हैं, दूसरे जो पतले होते हैं, तीसरे जो लंबे होते हैं, इन तीनों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्रेशमर और शेल्डन का वर्गीकरण था ये। तो अच्छा, आप इसे अच्छे से याद कीजिए, इसकी इंग्लिश नेम भी याद कीजिए और हिंदी नेम भी याद कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं। हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ा था मानसिक संरचना के आधार पर, जिसे कार्ल या फिर युंग के अनुसार वर्गीकरण भी कहा जाता है। पहला पार्ट है अंतर्मुखी, दूसरा पार्ट है बहिर्मुखी, तीसरा पार्ट है उभयमुखी। अब देखते हैं अंतर्मुखी किसे कहते हैं। अंतर्मुखी वाले जो होते हैं वो बहुत संकोची होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। मतलब जो जैसे एक होता है बहुत ही ज्यादा एकांत प्रिय है, उसे किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, एकांत प्रिय। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा। जैसे कोई महात्मा लोग होते हैं, वो किसी से ज्यादा इतना नहीं, मतलब भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं, वो एकांत में ही अपना ध्यान लगाना पसंद करते हैं। तो दूसरा बात करूँ अगर मैं बहिर्मुखी की, बहिर्मुखी कौन होंगे, जैसे जो हंसमुख होंगे, वाचाल होंगे, बहादुर होंगे। जो बहादुर होते हैं मतलब दूसरों से बात करना पसंद करते हैं, जो वाचाल होते हैं, जो हंसमुख होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, समाज सेवी हुआ, राजनीतिज्ञ हुआ। भाई समाज सेवी कौन होंगे, जो बहादुर होंगे, राजनीतिज्ञ भी वही होंगे, जो वाचाल होंगे, तो बहिर्मुखी हो गए हमारा। इस तरह से समाजसेवी और राजनीतिक का इनका एग्जाम्पल था। अब तीसरा पार्ट देखिए जो उभयमुखी। उभयमुखी मतलब जो अंतर्मुखी की भी उनमें कुछ विशेषताएं हों और बहिर्मुखी की भी, तो उन्हें हम कहेंगे उभयमुखी। तो ये था हमारा कार्ल और युंग के अनुसार वर्गीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मूल्यों के आधार पर। मूल्यों के आधार पर अगर हम देखें, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है स्प्रेंगर का विभाजन। स्प्रेंगर का विभाजन, ठीक है। तो अगर इसका पार्ट की बात करें तो इन्होंने 6 प्रकार की पर्सनालिटी बताई है। नंबर 1 राजनीतिक, नंबर 2 कलात्मक, नंबर 3 सैद्धांतिक, नंबर 4 सामाजिक, नंबर 5 आर्थिक और नंबर 6 धार्मिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक प्रकार। ये आधुनिक प्रकार है जो 5th प्रकार है, इसे फ्राइडमैन एंड रोजरमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और जैसे हमने भी पीछे पढ़ा मूल्यों के आधार पर, तो इसको स्प्रेंगर का विभाजन क्यों कहा, क्योंकि ये स्प्रेंगर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस तरह अभी हम बात करें मानसिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण को, तो इसे कार्ल और युंग के अनुसार क्यों कहा, क्योंकि ये इन्होंने कार्ल और युंग नामक ही मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो जो इनके दूसरे नाम है वो बेसिकली उनका जो जिन्होंने दिया है, जिस मनोवैज्ञानिक ने, उनके नाम पर रखा गया है दूसरा नाम। तो देखिए हम आधुनिक प्रकार देख रहे थे जो फ्राइडमैन और रोजरमैन ने दिया था। इन्होंने 2 टाइप बताए, नंबर 1 ए टाइप, नंबर 2 बी टाइप। तो ए टाइप में कौन कौन है, जो उच्च अभिप्रेरित होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ए टाइप। अगर इनका कभी कभी ये पूछ लेता है जैसे यूपीटेट जैसे एग्जाम में कि हार्ट डिसीज जो डिसीज है वो किस टाइप के लोग, पर्सनैलिटी के लोगों को ज्यादा होने की संभावना होती है, तो वो ए टाइप के लोगों को, अर्थात उच्च अभिप्रेरित लोगों को। और बीपी प्रॉब्लम भी उच्च अभिप्रेरित लोगों को हो सकती है। अब बात करें अगर बी टाइप की, तो वो होंगे ए टाइप के अपोजिट, अर्थात ए टाइप के अपोजिट मतलब क्या, जिन्हें जो उच्च अभिप्रेरित ना हो, जो मतलब लो अभिप्रेरित हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बी टाइप। तो आधुनिक प्रकार में इतना ही था। अब एक प्रकार और रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर आप बीएड के लिए या डीएलएड के लिए देख रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप चाहे तो याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो अच्छा है, आपका एक पेज इससे ज़्यादा हो जाएगा कॉपी में लिखने के लिए, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप यूपीटेट या सीटेट के मोटिव से अपने ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो देखिए मॉरिसन ने ए टाइप और बी टाइप के बाद एक तीसरा आगे बताया, सी टाइप और डी टाइप। सी टाइप और डी टाइप में देखिए, सी टाइप कौन से लोग होंगे, जो धैर्यवान होंगे या फिर अल्पभाषी होंगे। इनकी बीमारी की बात करें तो इन्हें कैंसर की बीमारी होने की संभावना रहती है। डी टाइप कौन होंगे, जो डिप्रेशन के शिकारी होंगे, ठीक है। तो मॉरिसन ने सिर्फ इतना ही बताया था। तो हमारे सारे वर्गीकरण कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें कोई भी वर्गीकरण शेष नहीं बचा है। सभी प्रकार के वर्गीकरण मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इसके बाद आप बीएड या फिर डीएलएड का कोई और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा